Okay, hello everyone. Now in the previous lecture we have discussed about the mechanism of evolution given by Lamarck and Darwin. Now in this lecture we will going to discuss that due to evolution how and why, what is the mechanism again, that how speciation takes place. So in this chapter we will going to talk about the speciation. Now what do you mean by speciation word? This is the mechanism through which members of a particular species passes through various changes according to changes in environmental condition. And that leads to produce new species after many generations. Entirely different from its ancestor form. That means हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर स्पीशी में जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है उस समय पे स्पीशीज की, उसके जो डिफरेंट मेंबर हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते जाते हैं ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरमेंटल कंडीशन, और वो चेंजेस जब बहुत जनरेशन तक पास ऑन होते जाते हैं तो एक न्यू स्पीशी इवॉल्व हो रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, विच इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्पीशी और इट्स एंसेस्ट्रल वन और इट्स ओरिजिन पॉइंट. दैट मैकेनिज्म इज नोन एज स्पीसिएशन. स्पीसिएशन प्रोसेस किसी में भी हो सकता है, वेदर इट इज प्लांट और एनिमल. अगर मैं प्लांट में बात करूँ तो कैबेज हो, कॉलीफ्लावर हो, वीट हो, पैडी हो, पी प्लांट हो, गार्डन पी हो, बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं वी हैव जिसमें प्लांट्स में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है. डाइवर्सिटी चैप्टर में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो क्लास 9th में, तो उसमें भी हम इवोल्यूशन का ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि किस तरह से ब्रायोफाइट मतलब थैलोफाइट्स जो एल्गी है, फंजाई है, फिर ब्रायोफाइट्स ऑब्टेन्ड हुए थे, फिर टेरिडोफाइट्स आए थे, फिर जिम्नो देन एंजियोस्पर्म. तो कॉम्प्लेक्सिटी जो होती बढ़ती गई, चेंजेस जो होते गए कैरेक्टर के, इवोल्यूशन ही बोल रहे हैं उसको, और उसकी वजह से एक इंटायरली डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व होती जा रही थी. In the similarly in animals also this much have been happened. एनिमल्स में भी ऐसा ही हुआ होगा कि एनिमल्स में भी अगर मैं बोलूँ तो सबसे पहले जो भी चेंजेस एनिमल्स में आते जा रहे थे, अगर मैं फिशेस की बात करूँ तो फिशेस में भी डिफरेंट, उस समय सिर्फ जॉलेस फिश थी, फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजेस आए तो बहुत डिफरेंट टाइप्स के फिशेस इवॉल्व हुई. सिमिलरली फिशेस से ही फिर एम्फीबियंस आए, देन रेप्टाइल्स आए, देन बर्ड्स एंड मैमल्स आए. तो स्पीसिएशन होता गया, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज आती गई. बट ये जो स्पीसिएशन है प्लांट और एनिमल में, उनके कहीं ना कहीं बहुत सारे कारण हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड इट, मैकेनिज्म तो डार्विन और लेमार्क ने समझाया था, लेकिन उसका जो रीजन है, जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर स्पीसिएशन विच इज वेरी डिफरेंट. मतलब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म जो है, पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया है इसका थोड़ा सा पॉइंट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का, कि सेम स्पीशी के जो मेंबर हैं वो दो डिफरेंट स्पीशी में इवॉल्व हो गए, एक ही स्पीशी से दो डिफरेंट स्पीशी ओरिजिनेट हो गए. इसका क्या मतलब है कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए होंगे. अब हम जब स्पीशीज की बात करते हैं तो स्पीशी की एक डेफिनेशन होती है कि वी डिफाइन अ ग्रुप ऑफ मेंबर as one particular species only when its member are able to interbreed with each other or able to mate with each other to produce fertile progenies. But if they are not able to interbreed, that means the member of same species, if they become isolated and not able to interbreed with each other, then they definitely they will evolve into two different species. So that speciation mechanism done due to this reproductive isolation is different और different phenomena. इसमें क्या हो रहा है, reproductive isolation किस तरह से दो
मतलब एक ही स्पीशी के मेंबर्स रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो रहे हैं और किस तरह से एक नई स्पीशी में इवॉल्व हो रहे हैं, इसमें हम दो फिनोमिना पढ़ते हैं. रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ब्रिंग्स speciation which is of two type. एक है अपना एलोपेट्रिक स्पीसिएशन और दूसरा है सिम्पेट्रिक स्पीसिएशन. Allopatric speciation is also known as geographical isolation. Now, allopatric speciation का मतलब है, मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्पीशी किसी एक जगह रह रही है, एक एनवायरमेंट में रह रही है, एक एरिया में रह रही है, एक आइलैंड में रह रही है. अगर वो पर्टिकुलर आइलैंड पे, उस पर्टिकुलर एरिया में इफ समवॉट अर्थक्वेक हैज कम, या आप बोलो कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, एक आइलैंड पे नेचुरल डिजास्टर आ गया. अब क्या हुआ होगा, हो सकता है वो नेचुरल डिजास्टर की वजह से उस आइलैंड में प्रेजेंट जो स्पीशीज के मेंबर्स थे, तो वो आइलैंड ऑब्वियसली ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटी, ड्यू टू एनी एनवायरमेंटल कंडीशन, एक आइलैंड डिवाइड हो गया होगा दो डिफरेंट आइलैंड में. ठीक है, अब जब ये दो डिफरेंट आइलैंड में इवॉल्व, मतलब दो डिफरेंट आइलैंड में डिवाइड हुआ होगा, तो एक आइलैंड एक डायरेक्शन में चला गया, उसका दूसरा पार्ट दूसरे डायरेक्शन में चला गया. अब इससे क्या हुआ, जो एक ही स्पीशी के जो मेंबर्स है, तो कुछ मेंबर्स तो एक पार्ट में चले गए और कुछ मेंबर सेम स्पीशी के उस आइलैंड के दूसरे पार्ट में चले गए. नाउ जब ये आइलैंड डिवाइड हुए दो डिफरेंट आइलैंड में, तो उनके साथ साथ सेम स्पीशी के मेंबर्स भी सेपरेट हो गए. नाउ इट क्रिएट्स अ बैरियर. ये बैरियर क्रिएट हो गया दो डिफरेंट मेंबर्स, मतलब एक मेंबर का एक ग्रुप बन गया और दूसरे ग्रुप बन गया दूसरे मेंबर्स का सेम स्पीशीज के. बट व्हेन दे बिकम आइसोलेटेड ड्यू टू बैरियर कॉज इन बिटवीन देयर हैबिटेट, अब वो उस हैबिटेट में रहने लगे, वो दूसरे हैबिटेट में रहने लगे. तो इस तरह से क्या हुआ, दो डिफरेंट आइलैंड क्रिएट हुई. ये आइलैंड पहले सेम था, जिसमें आप मान लो कि ये सेम पॉपुलेशन प्रेजेंट थी. बट क्या हुआ, अब ये जो आइलैंड थे वो अलग अलग होते गए, दे गेट डिफरेंट, बिकम डिफरेंट. अब यहाँ पे ये जो पॉपुलेशन थी, व्हेन दे वर सेपरेटिंग, तो अब जब अलग हुआ है तो ये डिफरेंट एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे और ये वाला आइलैंड डिफरेंट एनवायरनमेंट में चला गया होगा. धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ऑब्वियसली चेंजेस हुए होंगे डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से उन डिफरेंट स्पीशीज में. अब ये जो चेंजेस हुए, वेरिएशन आए ड्यू टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन, तो जो ओरिजिन स्पीशीज के मेंबर थे, जब वो अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने लगे तो उनके अंदर भी चेंजेस होने लगे. दूसरी चीज, ये रिप्रोडक्टिवली तो आइसोलेट हो ही गए, रिप्रोडक्टिव आइसोलेट हो गए क्योंकि वो इंटरब्रीड ही नहीं कर पा रहे थे एक दूसरे के साथ में. तो अब यहाँ पे उसी स्पीशी के मेंबर जो इधर इस आइलैंड में रहने लगे और उसी स्पीशी के मेंबर जो दूसरे आइलैंड में रहने लगे, दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट में चले गए. तो दोनों ने अलग अलग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग खुद को अडाप्ट किया, खुद में चेंजेस लेके आए, जेनेटिक वेरिएशन आया, एंड दे धीरे धीरे वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते गए, डिसेंड डाउन होते गए इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड दे इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशी. वो डिफरेंट स्पीशी में इवॉल्व हो गए. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड कि किस तरह से स्पीसिएशन हुआ होगा, ड्यू टू जोग्राफिकल बैरियर कॉज इन बिटवीन देम, एंड सेम स्पीशी के से हमारे दो डिफरेंट स्पीशी ओरिजिनेट हो गए. That is known as allopatric speciation or also known as geographical isolation. But what happened in case of sympatric speciation? इस केस में ऐसा नहीं हुआ. सेम हैबिटेट में रहने वाले जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, सेम स्पीशी के पॉपुलेशन, अब जब उस समय इवोल्यूशन हो रहा था, जब उस समय अर्थ पे चेंजेस हो रहे थे, एनवायरमेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, क्लाइमेटिक कंडीशन में काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे थे, तो उस टाइम पे ये स्पीसिएशन प्रोसेस के टाइम पे एक ही स्पीशी के जो डिफरेंट मेंबर थे, ड्यू टू एनी रीज़न, या तो इनके मेंबर्स, कुछ मेंबर्स के अंदर रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या कॉप्युलेटरी ऑर्गन के स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए हों. ठीक है, ड्यू टू चेंजेस in the structure of their copulatory organ or the reproductive organ, they are not able to mate with other member. तो मान लो फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर एरिया के जो मेंबर्स हैं
उनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में चेंज आ गया हो एंड दे बिकम इंटायरली डिफरेंट, ये कुछ डिफरेंट हो गए हो। जब ये डिफरेंट हो गए इस मेंबर से, तो वो मेट नहीं कर पा रहे, इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे उन मेंबर से, सो अगेन दे बिकम आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ देयर पॉपुलेशन। सो दे धीरे धीरे वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में कैरी ऑन होगा एंड दे इवॉल्व इनटू न्यू डिफरेंट स्पीशी। अनदर रीजन फॉर द सिंपेट्रिक स्पेसिएशन इज, मतलब सिंपेट्रिक का सीधा मतलब है कि हियर देयर इज नो ज्योग्राफिकल बैरियर टेकन प्लेस, सेम एरिया में ही रह के, सेम रीजन में ही रह के, सेम हैबिटेट में ही रहने के बावजूद उनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया है, रिप्रोडक्टिवली वो इंटरब्रीड नहीं कर पा रहे हैं सेम स्पीशी के डिफरेंट मेंबर, एंड दैट इज व्हाई दे आइसोलेटेड और दे ओरिजिनेट इनटू न्यू डिफरेंट स्पीशीज। एक रीजन हमने समझा है कि उनके मेटिंग ऑर्गन्स में कोई ना कोई बिहेवियर चेंजेस आ गया हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि दे जो सेम स्पीशी के डिफरेंट मेंबर है, देयर बिहेवियर गेट चेंज्ड ड्यूरिंग द मेटिंग प्रोसेस, ठीक है, तो उस बिहेवियरल चेंजेस की वजह से भी दे बिकम रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड। थर्ड रीजन में भी डीएनए जेनेटिक चेंज, डीएनए स्ट्रक्चर चेंज हो गया, पर्टिकुलर मेंबर या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ मेंबर में अगर वो डीएनए चेंज लेके आ रहा है तो ऑब्वियसली क्रोमोसोम में भी चेंज आएगा, तो जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट होती है, और अगर जेनेटिक इनकम्पैटिबिलिटी क्रिएट हो गई मतलब सेम स्पीशी के कुछ मेंबर में क्रोमोसोम नंबर में ही चेंज आ गया और कुछ दूसरे मेंबर में क्रोमोसोम नंबर अलग हो गए, तो अब वो दो डिफरेंट मेंबर्स के बीच में भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस नहीं फॉलो हो सकता, इंटरब्रीडिंग नहीं हो सकती, सो अगेन दे इवॉल्व इनटू डिफरेंट स्पीशी। So this is also one of the reason for the speciation, that is sympatric speciation, by remaining in the same habitat as well. A particular one species can originate into or evolve into two different species. So this is the reproductive isolation, जिसमें हम दो तरह के mechanism पढ़ रहे थे, allopatric speciation and the sympatric speciation. Second reason है speciation का, variations due to natural selection. नेचुरल सिलेक्शन भी एक कारण है जो कि डार्विन ने समझाया था कि नेचर हमेशा फिट इंडिविजुअल को सेलेक्ट करता है और जो सबसे ज़्यादा फिट है वो रिप्रोडक्टिव फिट है, तो जो रिप्रोडक्टिव फिट है वो ज़्यादा प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है और जो ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है उन्हीं के कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होंगे और वही आगे सर्वाइव करते जाएंगे, तो वो एंटायरली डिफरेंट स्पीशी क्रिएट करेगा फ्रॉम देयर, entirely different from their origin point or pre-existing one. So this is also the reason behind the speciation that was given by Darwin only, which was natural selection, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. थर्ड इसका एक्सप्लेनेशन है, रीजन है जेनेटिक ड्रिफ्ट. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहता है? द जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब दिस इज चेंज इन allele frequency of a population. That means sudden change in the allele frequency. मान लो एक छोटी सी पॉपुलेशन है, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन है स्पीशी की और उसके जो मेंबर है, तो उन मेंबर का पर्टिकुलर अगर मैं किसी कैरेक्टर की बात लेती हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं उनके कलर की बात करती हूँ, स्किन कलर की, तो स्किन कलर इज वन ऑफ द कैरेक्टर और वो डिफरेंट मेंबर हैं उस पॉपुलेशन में, तो डिफरेंट मेंबर डिफरेंट कलर के होंगे, लेकिन हर एक कैरेक्टर की, हर एक ट्रेट की अपनी एक फिक्स्ड नंबर ऑफ अलील होंगे. अलील का मतलब होता है या तो डोमिनेंट एंड रिसेसिव, तो या तो वो डोमिनेंट अलील जितने नंबर में होंगे या रिसेसिव अलील जितने नंबर में होंगे, वो अलील फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होती है. लेकिन अगर उनमें चेंज हो गया तो वो चेंजेस जो हो रहा है ड्यू टू एनी रीजन, उसकी वजह से एक न्यू स्पीशी इवॉल्व होती जाती है आफ्टर जनरेशन, आफ्टर मेनी जनरेशन, एंड दैट इज अगेन नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट कैसे होता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट को अगर मैं समझाऊं तो मैं एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ. पहली बात, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता, क्योंकि इसको समझाते वक्त जब मैं समझाऊंगी तो इसमें हम यही समझते हैं कि एक छोटी सी पॉपुलेशन जब एक अपनी मेजर पॉपुलेशन से अलग होती है तो भी वो जो पॉपुलेशन पीछे छोड़ती है जिनको, उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज ले आता है. तो दैट इज नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट, कि एक पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा चेंज ले आना, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वो पॉपुलेशन बहुत छोटी सी हो, कम हो, स्मॉल हो. तो दिस इज पॉसिबल ओनली इन केस ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन. जैसे अगर मैं बात करती हूँ
एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं हम। इस एग्जाम्पल में हम ले रहे हैं फिश के। अब पर्टिकुलर फिश की स्पीशी ले रहे हैं हम। इस फिश पॉपुलेशन में एक ओशन में, एक सी में स्पीशीज है फिश की। इस फिश की पॉपुलेशन में हम बहुत सारे मेंबर्स देखते हैं, डिफरेंट कलर्ड की फिश देखते हैं, गोल्डन फिश फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंट पॉपुलेशन लाइक ब्लैक कलर फिश। Like I'm taking only an example to make you understand कि what happened, how genetic drift takes place. या grey colored fish और brown fish for example. Fine. Now इस fish की जो different member की population थी, ये एक pond में बहुत सारे ये fishes हैं, अलग अलग members की। अब क्या हुआ, ड्यू टू एनी रीजन सडनली इस फिश की पॉपुलेशन में से कुछ पर्टिकुलर फिश की पॉपुलेशन रिमूव हो गई, या आप कह सकते हो डिस्ट्रॉय हो गई। फॉर एग्जाम्पल, दिस मच पॉपुलेशन हैज बिकम सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेन पॉपुलेशन, या तो वो डिस्ट्रॉय होगी। रीजन में भी, जैसे मान लो अगर किसी ऐसे एरिया में हम इस सी की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया था, हमने दिन में तो फिश की पॉपुलेशन दिखी, दिन के टाइम हमने देखी कि सब तरह के फिश प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही हमने दूसरे दिन सुबह उठ के देखा तो उसमें से ड्यू टू कोल्ड रीजन, क्योंकि रात में अगर बहुत ज़्यादा फ्रोजन कंडीशन हुई होगी, क्योंकि वो एरिया उस तरह का जहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन में बहुत ज़्यादा ठंड और बहुत ज़्यादा कोल्ड एनवायरमेंट है, माइनस टेम्परेचर, माइनस डिग्री में टेम्परेचर वहाँ पे प्रेजेंट होता है ड्यूरिंग नाइट टाइम, तो उस वजह से ठंड की वजह से कुछ फिशेज जो हैं पॉपुलेशन में से एलिमिनेट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई या मर गई। अब जो फिश की पॉपुलेशन बची होगी उसमें हम क्या देखते हैं कि उसमें से कुछ पॉपुलेशन, ये जो हम बना रहे हैं ब्लू कलर, अलग अलग पॉपुलेशन वो रह गई, और कुछ ही धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो ये ग्रीन कलर वाली जो मैंने बनाई ये पॉपुलेशन धीरे धीरे एलिमिनेट होती जा रही थी, और ब्लू भी कम होती जा रही, सॉरी ब्लैक वाली और ग्रीन वाली पॉपुलेशन कम होती जा रही थी, एंड धीरे धीरे सिर्फ क्या बच रही थी, ब्लू पॉपुलेशन, मतलब ये वाली फिशेस बच रही थी। अब हम क्या देखते हैं कि इस इफेक्ट की वजह से एक छोटी सी पॉपुलेशन जब इस फिश की पॉपुलेशन से एलिमिनेट हो गई, तो उसकी जो लेफ्ट पॉपुलेशन थी उनकी जो अलील फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली चेंज हुआ है, नंबर ऑफ अलील में चेंजेस तो आया होगा क्योंकि हमने कुछ पॉपुलेशन एलिमिनेट कर दी। अब ये जो पॉपुलेशन थी वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने लगी होगी, ड्यू टू इंटरेक्शन विद ईच अदर उनमें चेंजेस तो आए होंगे, क्योंकि फूड की जो सप्लाई थी उस समय पे उस एनवायरनमेंट में अगेन वो चेंज हुई होगी, उनकी रिक्वायरमेंट चेंज हुई होगी, उसकी वजह से वो इंटरेक्ट करने लगे होंगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, लेकिन इसमें से जो ब्लू कलर पॉपुलेशन वो ज़्यादा फिट रही होगी, तो ऑब्वियसली वो सर्वाइव कर गई, वो ज़्यादा अच्छे से इंटरेक्ट कर गई और ज़्यादा अच्छे से उसने फूड को अडाप्ट कर लिया, फूड सप्लाई को, एंड दिस कैरेक्टर चेंजेस, जो भी चेंजेस हुए वो चेंजेस होते गए नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन में, एंटायरली एक नई डिफरेंट स्पीशी इवॉल्व हुई जो कि ओरिजिनेटेड पॉपुलेशन से काफ़ी अलग थी। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में भले हमने एक छोटी सी पॉपुलेशन को अलग तो किया, लेकिन उसका एक मेजर इफेक्ट देखा गया जो बची हुई पॉपुलेशन थी उसके ऊपर, और उसमें एक नया चेंज आ गया और एक नई स्पीशी इवॉल्व हो गई, एंड उस स्पीशी के पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी या बहुत ज़्यादा हुई, उनके मेंबर में मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा नंबर में हुआ एज कम्पेयर टू द ऑरिजिन स्पीशी। इस इफेक्ट को अगर हम बोलें तो ये जो इफेक्ट मैंने आपको समझाया इसको हम बॉटल नेक इफेक्ट भी कहते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज बॉटल नेक इफेक्ट, कि ये एक बॉटल की तरह दिख रहा है हमें, जिसमें हमने नेक रीजन बहुत कम है, छोटा है, छोटी पॉपुलेशन को हमने अलग करा, एंड छोटी पॉपुलेशन को अलग करने से जो लेफ्ट ओवर पॉपुलेशन है उसमें इतना मेजर इफेक्ट आ गया सडनली, जेनेटिक ड्रिफ्ट इसी को कहा गया है कि एक मेजर इफेक्ट देखा गया ड्यू टू रिमूवल ऑफ स्मॉल पॉपुलेशन, एंड दैट इफेक्ट ब्रिंग्स अबाउट अ major change in creating a new species with large population as compared to their origin population.
So this is genetic drift, which has been explained by giving you an example. This is the another reason for creating the speciation. Now इसमें हम एक लास्ट में एक पॉइंट और पढ़ रहे हैं, एक इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल है ये. हमने एग्जाम्पल मतलब एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया कि इलस्ट्रेटेड मतलब स्पीसिएशन किस तरह से हो सकती हैं या क्या क्या फैक्टर पॉसिबल है एक न्यू स्पीशी को क्रिएट करने के. कभी कभार स्पीशिएशन बिना किसी कारण भी हो सकती है, बाय चांस भी हो सकती है, देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट. तो वो सारी चीज़ें हम एक एग्जाम्पल में पढ़ रहे हैं बाय टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ बीटल. एक बीटल पॉपुलेशन ले रहे हैं हम इंसेक्ट की. ना इस पॉपुलेशन में, इस एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ रहे हैं, हमने यहाँ पे लिया है पॉपुलेशन ऑफ बीटल. बीटल इज अ टाइप ऑफ इंसेक्ट जिसमें हमने यहाँ रेड, ब्लू एंड ग्रीन बीटल लिए हैं. 3 तरह के कलर के बीटल लिए, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. हमने यहाँ पे 3 कंडीशन हम लोग रख रहे हैं. फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कंडीशन. पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, अच्छा बीटल एक तरह का इंसेक्ट है जिसमें हमने डिफरेंट कलर के बीटल लिए हैं और इनका जो प्रीडेटर है यहाँ पे, प्रीडेटर इज एक्चुअली क्रो. एंड ऑल्सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ एलिफेंट ओवर हियर. हम यहाँ पे एलिफेंट का भी रोल दिखाएंगे एंड क्रो का दिखाएंगे. नाउ यहाँ पे क्या करा हमने रेड, ब्लू और ग्रीन बीटल लिए हैं. फाइन. हमने इन बीटल को लेकिन रखा कहाँ है, इन बीटल का जो हमने हैबिटेट रखा है, हैबिटेट इनको रखा है वो है ग्रीन बुशेस. मतलब आप कह सकते हो कि यहाँ पे जिसके ऊपर हमने इन बीटल को रखा हुआ है, दिस इज एंटायरली ग्रीन. हरे रंग की जो घास होती है उस पे उगा रखा है हमने इनको, या उन पे रखा है, उनमें छोड़ दिया है हमने. That means the background we have created green in color. अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो पॉपुलेशन हमने ली है बीटल्स की, इसमें से जो ग्रीन, एक जो रेड, ग्रीन एंड ब्लू है, इट वाज इजीली रिकॉग्नाइज्ड बाय क्रो. क्रो जो प्रेडेटर है वो इन 3 तरह की पॉपुलेशन में से ब्लू और रेड की पॉपुलेशन को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा क्योंकि ब्लू एंड रेड इजीली रिकॉग्नाइजेबल ऑन द ग्रीन बैकग्राउंड. लेकिन जो ग्रीन बीटल है वो उसको इजीली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. तो इस केस में क्रो जो रेड और ब्लू बीटल है उनको तो क्या खा कर जाएगा, एलिमिनेट कर देगा, खा जाएगा. लेकिन जो ग्रीन पॉपुलेशन है वो क्या रहेगी, बच जाएंगी, बिकॉज इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द प्रेडेटर बर्ड्स. फाइन. अब ये जो कंडीशन है, दिस इज एक्चुअली नोन एज नेचुरल सिलेक्शन. इसको हम क्या कहेंगे, नेचुरल सिलेक्शन फिनोमेना कहेंगे. क्योंकि इस केस में हमने क्या देखा, जो नेचर के अकॉर्डिंगली, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंगली ग्रीन बीटल आर मोर फिट और रेड एंड ब्लू इजीली रिकॉग्नाइज हो गए क्रो के थ्रू, तो वो हट गए और ग्रीन को ही सर्वाइव, मतलब ग्रीन ही सर्वाइव रह गए. सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन या फर्स्ट रीजन अगेन फॉर स्पीसिएशन, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन. जो फर्स्ट केस हमने समझाया जिसमें हमने नेचुरल सिलेक्शन को समझाया, थ्रू विच द स्पीसिएशन अकर्ड. सेकेंड फिनोमिना हमने क्या देखा कि अगेन पॉपुलेशन वही सब थी, ब्लू, रेड एंड ग्रीन पॉपुलेशन. फाइन. लेकिन सडनली उन बुशेस पे अचानक से एलिफेंट आ गया और इस एलिफेंट का जो फूट थे, फूट ऑफ एलिफेंट, उसके फूट के नीचे जो जो भी पॉपुलेशन आई उनमें से ज्यादातर पॉपुलेशन आप कह सकते हो रेड एंड ग्रीन पॉपुलेशन आ गई
और जो ब्लू पॉपुलेशन है वो बहुत कम रही, ब्लू पॉपुलेशन उस रेड उसके एलिफेंट के फूड से बच गई, एंड दैट इज वाई जो सर्वाइवल हुआ वो ब्लू पॉपुलेशन का रह गया और बाकी जो रेड एंड ग्रीन बीटल की पॉपुलेशन थी वो एलिमिनेट हो गई. तो ओनली द ब्लू पॉपुलेशन हैज बीन सर्वाइव. बट दिस टाइप ऑफ स्पीसिएशन इज बाय चांस फिनोमेना. दैट मीन्स देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट कि अचानक से एकदम से एलिफेंट आ गया और एलिफेंट के फूड के नीचे अचानक से सिर्फ जो ग्रीन और रेड बीटल थी वही पॉपुलेशन मरी और ब्लू बाय चांस वो बच गई. तो जो ब्लू पॉपुलेशन ही वही धीरे धीरे आगे जनरेशन में नंबर उनके एनहांस होते गए और वो एंटायरली डिफरेंट स्पीशी में इवॉल्व हो गई. तो दैट सेकेंड मेथड इज बाय चांस. थर्ड मेथड जो हम ले रहे हैं इसमें हमने क्या देखा कि अचानक से जो ग्रीन बुशेस हैं, इन ग्रीन बुशेस को डिजीज कॉज हो गई. ये जो ग्रीन बुशेस हैं, डिजीज कॉज्ड इन दीज ग्रीन बुशेस. एंड जो बुशेस में जो ग्रीन बुशेस में जो डिजीज कॉज हुई उसकी वजह से बुशेस की डिजीज्ड वैरायटी कॉज हुई और उन बुशेस पे बीटल सर्वाइव नहीं कर पाए. तो बीटल्स की पॉपुलेशन में मतलब क्या हुआ, beetles did not get food or nutrient from the diseased bushes. धीरे धीरे क्या हुआ, बीटल्स की जो पॉपुलेशन थी उनका जो वेट था, the weight of beetles decreases, एवरेज वेट जो है बीटल का वो रिड्यूस होता गया. तो एज सच लेकिन ये जो वेट ऑफ बीटल जो रिड्यूस हुआ ये एक ही जनरेशन में रिड्यूस हुआ था, एक ही जनरेशन में कम हुआ. लेकिन जब न्यू जनरेशन उनकी क्रिएट हुई उसमें ऐसा कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिला. तो सेम पॉपुलेशन ओरिजिनेट हुई या सेम पॉपुलेशन अगेन आ गई सेम कैरेक्टर के साथ इनटू डिफरेंट जनरेशन और आगे की सारी जनरेशन में. तो इस केस में नो स्पीसिएशन टेकन प्लेस. यहाँ पे कोई स्पीसिएशन हुआ ही नहीं क्योंकि जो वेट का डिक्रीज होना है, रिडक्शन जो है वेट में, दिस इज नॉट द इनहेरिटेड कैरेक्टर because this was due to the disease caused in the bushes and due to which the population of beetle did not get that much amount of nutrient which causes the reduction in their weight. average population की जो weight थी वो कम हुई लेकिन वो limited रहा वो character में change only up to their generation. it is not transferable to the next generation. तो इसकी वजह से, इस condition की वजह से कोई evolution नहीं हुआ, कोई speciation create नहीं हुआ. तो there has been no speciation has been taken place. So these are the three cases in which हमने दो में तो speciation बताया, one is by natural selection, other is by chance, and the third जिसमें speciation हुआ ही नहीं. So that is all about, we have discussed about the speciation and its mechanism, the reason behind the speciation, that is genetic changes, genetic drift, geographical isolation in which हमने allopathic और sympatric पढ़ा और लास्ट में हमने एक एग्जाम्पल लेके समझा कि किस तरह से स्पीसिएशन कैसे कैसे हो सकता है और किस केस में स्पीसिएशन नहीं होगा कैसे भी. So in the next lecture we will discuss about the evidences of evolution. Okay.